नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना, एक विकासात्मक आणविक जीव विज्ञानी है जिनकी मस्तिष्क कैसे काम करता है में विशेष रुचि है। ब्रेन रूल्स में उन्होंने अपने निष्कर्षों को 12 मस्तिष्क नियमों में समूहित किया है। मदीना केवल उस शोध का उपयोग करता है जो उसके मानकों पर खरा उतरता है। यह किसी सहकर्मी समीक्षा पत्रिका में छपा होगा और सफलतापूर्वक दोहराया भी गया होगा। पहला मस्तिष्क नियम इस विचार पर आधारित है कि मानव मस्तिष्क के विकास को समझकर पाठक अपने वर्तमान मस्तिष्क को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के माध्यम से ग्रह पर प्रमुख प्रजाति बन गया जो मस्तिष्क में केंद्रित है। वे बुद्धिमान बनने के लिए विकसित हुए। उस बुद्धिमत्ता का एक पहलू यह है कि मनुष्य पृथ्वी की प्रजातियों में से विशिष्ट रूप से प्रतीकात्मक तर्क का उपयोग कर सकता है। प्रतीकात्मक तर्क का एक उदाहरण है जब लेखक का बेटा छड़ी को तलवार मानता है। अन्य प्रजातियां छड़ी को छड़ी के रूप में ही देखने में सक्षम होंगी। भाषा प्रतीकात्मक तर्क का उपयोग करने की क्षमता से उत्पन्न होती है। जैसे जैसे वे विकसित हुए, मनुष्य तेजी से बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के आदी हो गए। इससे वे दुनिया भर में फैल गए और नए लोगों के लिए दुर्गम स्थान छोड़ गए। मस्तिष्क परिस्थितियों से तुरंत तालमेल बिठाने का आदी हो गया। मानव मस्तिष्क विकसित होकर काफी बड़ा हो गया। मनुष्य का बचपन लंबा होता है जो उसके मस्तिष्क के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। लंबे बचपन के लिए आवश्यक था कि मानव प्रजाति सहयोग करना सीखे। सहयोग ने मनुष्यों को अन्य मनुष्यों के आंतरिक मनोविज्ञान को समझने की तीव्र आवश्यकता और क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपने आसपास की दुनिया को समझ सकें। दूसरा मस्तिष्क नियम व्यायाम पर आधारित है। कुछ लोग बुढ़ापे तक युवावस्था का उत्साह बनाए रखते हैं जबकि अन्य लोग वृद्ध और कमजोर हो जाते हैं। बुढ़ापे में लोगों की मानसिक और शारीरिक फिटनेस का एक उत्कृष्ट भविष्यवक्ता उनकी शारीरिक गतिविधि की मात्रा है। शारीरिक गतिविधि को जीवन में एकीकृत करना एक संघर्ष हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में 2 से 3 बार 30 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम अवसाद और मनोभ्रंश के प्रभावों में सुधार के साथ साथ स्कूल में बच्चों के प्रदर्शन को भी बढ़ा सकता है। मस्तिष्क के स्तर पर व्यायाम रक्त प्रवाह में सुधार करके मदद करता है। यदि मस्तिष्क में रक्त अधिक तेजी से और अधिक मात्रा में प्रवाहित होता है तो यह अधिक आसानी से कार्य कर सकता है क्योंकि इसे आवश्यक पोषक तत्व अधिक कुशलता से प्राप्त होते हैं। व्यायाम उपयोगी मस्तिष्क व्युत्पन्न न्यूरोट्रॉफिक कारक के स्तर को भी बढ़ाता है, एक पदार्थ जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखता है। नींद मस्तिष्क के लिए बहुत आवश्यक है और तीसरे मस्तिष्क नियम का केंद्र बिंदु है। अनिद्रा के नकारात्मक प्रभावों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। इनमें मतिभ्रम और व्यामोह शामिल हैं। अधिकांश समय मानव शरीर अपने आप सो जाता है, इसलिए ये प्रभाव शायद ही कभी देखे जाते हैं जब तक कि लोग बीमार ना हों और सोने में असमर्थ हों या जानबूझकर खुद को सोने से रोक न लें। नींद जागने के चक्र का वर्णन करने के लिए युद्ध में 2 सेनाओं के रूपक का उपयोग किया जाता है। पहली सेना सर्कैडियन उत्तेजना प्रणाली है और दूसरी होमोस्टैटिक स्लीप ड्राइव है। ये दोनों प्रणालियां मानव शरीर में लगातार लड़ रही हैं। किसी भी समय इनमें से एक प्रणाली युद्ध जीत रही है। लोगों के सोने के तरीके अलग अलग होते हैं। जो लोग सुबह के समय सबसे अधिक सतर्क रहते हैं उन्हें वैज्ञानिक नींद में लार्क के नाम से जानते हैं। जो लोग रात को पसंद करते हैं उन्हें उल्लू कहा जाता है। फिर भी अन्य लोग बीच में कहीं गिर जाते हैं और उन्हें हमिंगबर्ड कहा जाता है। तीनों प्रकारों को झपकी की आवश्यकता होती है जिसे स्वाभाविक माना जाना चाहिए। मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। यह देखा गया है कि पर्याप्त नींद लेने वाले छात्र नींद से वंचित छात्रों की तुलना में परीक्षणों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस बात का प्रमाण है
कि मस्तिष्क वास्तव में सोते समय सीखते हैं, घटनाओं और समस्याओं को दोहराते हैं, भले ही सोने वालों को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इसलिए नींद के शेड्यूल का सम्मान और पालन किया जाना चाहिए। लोगों को कार्यस्थल पर झपकी लेने की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। तनाव चौथे मस्तिष्क नियम का फोकस को तब घटित होने के रूप में परिभाषित किया जाता है जब शरीर में एक मापने योग्य शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, जब किसी स्थिति से बचने की इच्छा होती है और जब नियंत्रण खो जाता है। मनुष्य तीव्र तनाव प्रतिक्रियाओं का अनुभव करते हैं जो शिकारियों के हमलों जैसी स्थितियों से निपटने के दिनों से चली आ रही हैं। तनावग्रस्त मस्तिष्क समस्याओं का समाधान इतनी जल्दी नहीं कर सकता। तनावग्रस्त मस्तिष्क को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। हार्मोन कोर्टिसोल, जो तनावग्रस्त होने पर जारी होता है, नए न्यूरॉन्स को बनने से रोककर और तंत्रिका नेटवर्क को बाधित करके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। कोर्टिसोल स्मृति हानि के लिए जिम्मेदार है। लंबे समय तक तनाव भी अवसाद का कारण बन सकता है। कुछ लोग अधिक तनाव को दृढ़ता के साथ झेल सकते हैं, जिसका श्रेय उनकी आनुवंशिक विरासत को जाता है। घर पर छात्रों का तनाव का अनुभव स्कूल में खराब प्रदर्शन की व्याख्या कर सकता है। घर का तनाव वयस्कों के काम को भी प्रभावित कर सकता है। यह सुझाव दिया जाता है कि लोग अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए विवाह और बच्चों की देखभाल जैसे विषयों पर परामर्श और शिक्षा प्राप्त करें, जिन विषयों के लिए पारंपरिक शैक्षिक प्रणाली ज्यादातर लोगों को तैयार नहीं करती है। मस्तिष्क में बहुत विविधता होती है। पांचवें मस्तिष्क नियम का फोकस। लोगों का दिमाग उनकी गतिविधियों के आधार पर बदलता है। उदाहरण के लिए, वायलिन वादकों के मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा तंत्रिका क्षेत्रों से मेल खाता है जो उनके बाएं हाथ को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वायलिन बजाते समय उसी हाथ का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए कि उन सभी की सीखने की गति अलग अलग है और शैक्षणिक संस्थानों को इन अंतरों को समायोजित करने के लिए अनुकूलित सीखने के अनुभवों को प्रोत्साहित करना चाहिए। छठे मस्तिष्क नियम से पाठक सीखते हैं कि मस्तिष्क को उन चीजों पर ध्यान देने में कठिनाई हो सकती है जिनमें उनकी रुचि नहीं है। उनकी रुचि किसमें है, यह स्मृति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, वे विभिन्न चीजों पर ध्यान देना सीखते हैं। हालांकि समानताएं हैं। भावनाएं एक ऐसी चीज है जो अधिकतर लोगों का ध्यान खींचती है। मल्टीटास्किंग एक ऐसी चीज है जिसे करने में सभी दिमाग असमर्थ होते हैं। जॉन मदीना ने मस्तिष्क की ध्यान देने की क्षमता के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग किया है और उनका उपयोग अपने छात्रों के लिए व्याख्यान तैयार करने में किया है। उन्हें उम्मीद है कि वे औसत कॉलेज व्याख्यान की तुलना में अधिक सम्मोहक होंगे। सातवां मस्तिष्क नियम स्मृति पर केंद्रित है, जो मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण घटक है। मस्तिष्क स्मृति को कई चरणों में संसाधित करता है और उस प्रक्रिया के लिए सभी इंद्रियों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि सफल जन्मदिन पार्टी जैसे सुखद अनुभवों को पासवर्ड की तुलना में याद रखना आसान होता है। जन्मदिन की पार्टी सभी 5 इंद्रियों गंध, स्पर्श, दृष्टि, ध्वनि और स्वाद से जुड़ी होती है, जबकि पासवर्ड केवल दृष्टि से जुड़ा होता है। स्मृति को कैसे एनकोड किया जाता है, इसके बारे में जागरूकता लोगों को शिक्षण के दौरान वास्तविक दुनिया के उदाहरणों जैसी तकनीकों का उपयोग करके बेहतर सीखने में मदद कर सकती है। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि लोग जो सीख रहे हैं उसे केवल रटने के बजाय समझ रहे हैं। अंत में नई सामग्री का अच्छा परिचय होना महत्वपूर्ण है। 8वां मस्तिष्क नियम मस्तिष्क और इंद्रियों के बीच महत्वपूर्ण संबंध के बारे में है। मस्तिष्क इंद्रियों से प्राप्त जानकारी की व्याख्या करता है। इंद्रियां मस्तिष्क के साथ मिलकर कैसे काम करती हैं, इसका एक ब्रिटिश और एक अमेरिकी मॉडल है। ब्रिटिश मॉडल सुझाव देता है कि एक व्यक्ति प्रत्येक संवेदना को अलग अलग मानता है, उसे प्रसंस्करण के लिए मस्तिष्क को भेजता है और फिर मस्तिष्क
सभी संवेदनाओं को एक कथित घटना में एकीकृत करता है। अमेरिकी मॉडल मानता है कि मस्तिष्क शुरू से ही सभी संवेदनाओं को एक साथ आत्मसात कर लेता है। कोई भी मॉडल सही या गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी वास्तव में यह नहीं समझता है कि मस्तिष्क वास्तव में इंद्रियों को कैसे समझता है, वास्तव में इंद्रियों को कैसे समझता है। वास्तव में आश्चर्यजनक बात यह है कि मस्तिष्क किसी भी प्रकार की अनुभूति को महसूस कर सकता है। 9वां मस्तिष्क नियम चर्चा करता है कि कैसे दृष्टि मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है और मस्तिष्क दृष्टि के पीछे की अदृश्य शक्ति है। मस्तिष्क आंख द्वारा दर्ज की गई द्विआयामी छवि लेता है और इसकी 3 आयामों में व्याख्या करता है। मनुष्य हर चीज को शब्दों सहित चित्रों के रूप में देखता है। इस कारण से किसी व्यक्ति के लिए चित्रों को याद रखना आसान होता है, क्योंकि लोग किसी शब्द के प्रत्येक अक्षर को एक व्यक्तिगत चित्र के रूप में देखते हैं। इसलिए मस्तिष्क को इसे संसाधित करने में अधिक समय लगता है। हालांकि किसी एक चित्र को संसाधित करना बहुत आसान है, इसलिए याद रखना आसान है। 10वें मस्तिष्क नियम के साथ मस्तिष्क पर संगीत के प्रभाव का पता लगाया गया है। साथ ही सलाह दी गई है कि लोगों को अनुभूति को बढ़ावा देने के लिए इसका अधिक अध्ययन करना या सुनना चाहिए। जरूरी नहीं कि संगीत का बुद्धि पर उतना प्रभाव हो जितना पहले सोचा गया था। कुछ समय के लिए बच्चों को मोजार्ट के सामने लाने का चलन इस विश्वास के साथ था कि इससे उनकी बुद्धिमत्ता IQ बढ़ेगी। हालांकि यह सच नहीं है। संगीत अभी भी मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है। संगीत सुनने की क्षमता, भाषा कौशल, भावनाओं का पता लगाने की क्षमता और मूड में सुधार करता है। पुरुष और महिला मस्तिष्क के बीच भिन्नता 11वें मस्तिष्क नियम का फोकस है। साथ ही यह जानकारी भी है कि लिंग पूर्वाग्रह कितने हानिकारक हैं। मस्तिष्क के बीच आनुवंशिक, न्यूरोएनाटॉमिकल और व्यवहार संबंधी अंतरों को समझाया गया है। X और Y क्रोमोसोम का महत्व गिनाया गया है। समान लिंग कक्षाओं का उपयोग फायदेमंद हो सकता है। कार्यस्थलों को, टीमों को एक साथ रखते समय लिंग को ध्यान में रखना पड़ सकता है। 12वां और अंतिम ब्रेन रूल इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे प्राकृतिक खोज करता है, क्योंकि वे अभी भी दुनिया के बारे में सीख रहे हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों को यह सीखना होगा कि कोई वस्तु केवल इसलिए दूर नहीं जाती क्योंकि वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पाठकों को लचीला बने रहने और दुनिया की खोज जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि अब उन्हें बच्चों की तरह शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी।